चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत। और भाई साहब आज है 13 जनवरी। आज ही के दिन 20 साल पहले साल 2005 में सीएनबीसी आवाज की शुरुआत हुई। और क्या जर्नी रही है आप लोगों के साथ, सीखते सिखाते हंसते मुस्कुराते, पता ही नहीं चला कब ये सफर यहां पे आके खड़ा हो गया। और थैंक यू सो मच, चाहे सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, रोज सुबह तड़के 7 बजे से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वैसे बर्थडे सेलिब्रेशंस अपनी जगह, आप सबको लोहड़ी दियां लक लक बधाइयां भी। और जैसे हेडलाइन में मेंशन था, आज से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत, पहला शाही स्नान आज है। अब यहां से गजब 45 दिन की फेस्टिविटीज का आगाज। खैर, फेस्टिविटीज के बीच में एक चीज नोटिस करिएगा, बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते निफ्टी का प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। हर दिन दबाव के साथ कामकाज हुआ। वो तो बस मंगलवार की लाज रखने के लिए एक फ्रेजाइल सा मूव था ट्यूसडे के दिन, वो भी कमजोरी गई है। वीक ऑन वीक लास्ट वीक 650 पॉइंट निफ्टी ने गवाए। 2.4% का दबाव था वीक ऑन वीक। और भाई साहब, ये निफ्टी असल मूड बयान नहीं करेगा। जरा निफ्टी के साथ रखिए निफ्टी बैंक, मिड कैप स्मॉल कैप, तो समझ में आएगा आपको बाजार की कैसी पिटाई हुई है लास्ट वीक। बैंक निफ्टी 4.5%, मिड कैप्स वीक ऑन वीक 5.6% और स्मॉल कैप 6% से ज्यादा एक हफ्ते में करेक्ट होते हुए नजर आया उसका इंडेक्स। ये सब इंडेक्स के रिटर्न्स हैं आपकी स्क्रीन पे। और आज खुलते ही शुक्रवार की वो गजब स्ट्रांग यूएस की जॉब्स रिपोर्ट पर रिएक्ट करना है। उसके बाद यूएस के मार्केट्स की वो पिटाई और तमाम वेरिएबल्स में जो बदलाव हुए हैं वो सब अभी एड्रेस करेंगे हम लोग। आज शाम को अपना भी इन्फ्लेशन प्रिंट आ रहा होगा। बाजार बंद होते ही शाम 4 बजे हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन का नंबर आना है। और हां, टीसीएस की अर्निंग सीजन के एक पॉजिटिव नोट पे शुरुआत जरूर कर दी, पर असली टेस्ट अर्निंग सीजन का इस वीक आएगा। अब इस हफ्ते निफ्टी की 9 कंपनियां अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करती हुई नजर आएंगी। तब पता चलेगा दरअसल ये अर्निंग सीजन जा कैसा रहा है। इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी नए हफ्ते की शुरुआत कमजोर होगी। 3/4% का दबाव, 250 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत होने के गांधीनगर से इंडिकेशंस आते हुए। क्यों इतने बिगड़े समीकरण है आज सुबह सुबह? हॉर्माज बगल में बैठे हैं, बताएंगे आपको। वीरू बताएंगे कैसे मंडे के दिन इस तरह के संकेतों के बीच और पिछले हफ्ते के खराब हैंडओवर के बाद निफ्टी बैंक का अब अप्रोच रखना है। लेकिन पहले जरा सा ग्लोबल क्यूज मैप कर देता हूं आपके लिए। एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, मूड सबका ऐसा ही होगा क्योंकि वीकेंड का हैंडओवर गड़बड़ा गया था। एशिया प्लीज क्विकली स्क्रीन पे रखिए। दबाव के साथ लार्जली हर जगह कामकाज होता हुआ। जापान के बाजार निकेई आज बंद है, रिस्पेक्ट फॉर द एज्ड डे शायद है। यूएस का हैंडओवर, वो जॉब्स रिपोर्ट मजबूत आ गई, अनएक्सपेक्टेडली बहुत स्ट्रांग आ गई। डर लग गया समीकरण बिगड़ जाएंगे, अब कहेगी दरों में कटौती। ये देखिए यूएस का हाल, तीनों बेंचमार्क्स 1.5% से 2.25% का दबाव। आज सुबह के फ्यूचर्स कोई रिकवरी के संकेत नहीं है, फ्लैट ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे फ्राइडे की उस पेन के बाद। ऐसे में हॉर्माज हफ्ते की शुरुआत ही गड़बड़ आ गई, क्या हो गया? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष, और सबसे पहले तो आपको और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को आपको भी 20वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, और आने वाले 20 साल भी इसी तरह से अच्छे रहे इसकी हम कामना करते हैं। मगर आपने शायद मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म तो देखी होगी, उसमें एक सीन है जहाँ पर संजय दत्त एक एक्सरे देख रहे हैं और वो कहते हैं कि जिस बात का डर था वही हुआ। और वही हुआ वॉल स्ट्रीट पर भी, कि डर इस बात का था कि अगर अनुमान से ज़्यादा जो है वो जॉब्स डेटा आ गया तो क्या होगा। और हम पूरे पिछले हफ्ते ये बात कर रहे थे कि अगर अच्छा नंबर आया तो बाजार उसे नेगेटिवली ही परसीव करेगा, क्योंकि फेड के रेट कट के जो आंकड़े हैं वो अब
पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे। अब आना ये था, औसत अनुमान जो थे वो 1.5 लाख के थे, 1.55 तक के थे, मगर आए हैं 2.5 लाख। ऐसा भी नहीं थे कि 5,000 10,000 ज़्यादा आए हैं, तो भी वो शायद कह सकते थे कि अनुमान मुताबिक ही है, मगर 1.5 के बदले अगर 2.5 लाख नंबर आया है, उस वजह से बाजार को एक बहुत नेगेटिव संकेत मिले। बेरोजगारी की जो दर थी जिस पे आपको ये उम्मीद थी कि 4.2 पर बने रहेंगे, वो भी कम होकर 4.1 पर आई है। तो एक मजबूत संकेत अर्थव्यवस्था के यूएस से देखने मिले हैं और इस बात का बाजार को खामियाजा भुगतना पड़ा उस दिन। और एक और बात, कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन करता है, उसमें भी अब लोगों को ये लगने लग गया है कि महंगाई कम होने के अब कोई आसार नहीं है। जो 1 ईयर एस्टिमेट्स है वो अब 2.8 से बढ़कर 3.3% हो चुके हैं, और 5 ईयर के जो 5 सालाना जो महंगाई के जो औसत एक्सपेक्टेशंस है वो अब जून 2008 के सबसे ऊंचे स्तर पर जा चुके हैं। तो वो एक और नेगेटिव क्यों निकल कर आया कल शुक्रवार को बाजार से यूएस में। अब उसके बाद क्या, अब जनवरी में जो उम्मीद थी, जो थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी कि ब्याज दरें कट सकती है, वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। जनवरी छोड़िए, मार्च की भी रेट कट की उम्मीदें खत्म हो चुकी है, क्योंकि 41% जो प्रोबेबिलिटी थी वो अब घटकर 25% हो गई है, वो एक ही दिन में, एक डेटा आने के बाद। और नेगेटिव क्यूज आपको बता दूं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो एक इंट्राडे टेस्ट किया, उसने 110 का आंकड़ा टेस्ट किया, 109 पर अभी भी बना हुआ है। 10 ईयर की जो यील्ड है वो अब 4.8 के नज़दीक आ चुकी है। 30 साल की यील्ड 5% क्रॉस कर चुकी है, और 10 साल की जो यील्ड है 5% पिछली बार अक्टूबर 2023 में गई थी, और उससे पहले जुलाई 2007 में गई थी। तो उससे पहले तो ऐसा कोई आंकड़ा है नहीं। मगर अब जो S&P 500 की जो अर्निंग्स यील्ड है वो अब 10 ईयर की यील्ड से 1% कम है, और ये 2002 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। तो आप सोचिए कि किस तरह से बॉन्ड मार्केट्स में मतलब लॉजिकली अब स्टॉक से पैसा निकल के बॉन्ड्स की तरफ जा रहा है जी। और जेनस हेंडरसन का भी कहना है कि अगर 5% हुई 10 ईयर तो नी जर्क सेलिंग तो आएगी, नॉट दैट इट इज़ नॉट कम ऑलरेडी, बट और तो आनी और आएगी। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि आने वाले 6 महीने बाजार के लिए थोड़े से मुश्किल रहेंगे, ये अब सबका यही कहना है। और बॉन्ड्स में अब खरीदारी के मौके ढूंढने की सिटी ग्रुप अपने क्लाइंट्स को सलाह दे रहा है। और बाजार की तो बात आपने कर ही दी है। तीनों बेंचमार्क्स अब जो है 2025 के लिए नेगेटिव हो चुके हैं। पूरे हफ्ते दर हफ्ते देखें तो तीनों बेंचमार्क्स 2-2% की गिरावट के साथ तीनों ने कारोबार किया, और S&P 500 जो है अपने 100 DMA के बिल्कुल लाइन पर आकर बंद हुआ है। 5820 का जो 100 DMA उनका है 5827 पर जाकर बंद हुआ है, और इंट्राडे तो उससे नीचे ही गया था, मगर अब जो है वो 100 DMA का लेवल S&P 500 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा हफ्ता एक बहुत ही डेटा हैवी हफ्ता है, क्योंकि महंगाई के आंकड़े अगर यहाँ आने हैं तो यूएस में भी आने हैं। बुधवार को CPI के आंकड़े आएंगे, कल मंगलवार को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे, और अर्निंग्स की शुरुआत अब वहाँ पर भी ज़ोर शोर से होनी है, क्योंकि JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी, इनके बुधवार को नतीजे आएंगे। बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली के गुरुवार को। US रिटेल सेल्स और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स तो आने ही है गुरुवार को, और शुक्रवार को जो है वो चीन के GDP के आंकड़े आएंगे। वहाँ से अब लगभग ये तय है कि घोषणा तो यही होगी कि 5% का जो हमारा टारगेट था वो हमने हासिल कर लिया है पूरे साल के लिए। तो इसे आप पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही ले तो वही बेहतर होगा। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे यूएस में, तो एक बहुत बड़ा डेटा हैवी हफ्ता है। और ये सारे जो बैंक्स हैं अब उन्होंने फेड के अपने रेट कट के अनुमान कम कर दिए हैं। हैंडओवर कमज़ोर है, डॉलर मजबूत है, तेल की कीमतों में उछाल है, तो पूरी तरह से संकेत जो है नेगेटिव है। बेहद खराब संकेत। 5% वो रिस्क फ्री US ट्रेजरी में कमाएं और अपने हर हफ्ते 5% गंवाएं, तो पैसा आए कैसे हिंदुस्तान में, आए क्यों? पर वो जॉब्स रिपोर्ट ने सारे समीकरण बिगाड़ दिए। है अच्छी खबर कि US का जॉब्स मार्केट स्ट्रांग है, वो इकोनॉमी मजबूत है, पर उससे हो क्या गया? जनवरी तो खैर रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी नहीं, मार्च भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। यील्ड्स जंप कर गई यूएस में, डॉलर इंडेक्स इंच अप कर रहा है, ऊपर से क्रूड अपना सरदर्द लेके $81 के ऊपर है। खराब संकेत, सब खराब संकेत। और हम खड़े कहां हैं पता है आपको? हम महज पांच क्या, अगर मैं अगले मंडे का सेशन जोड़ लूं तो 6 कारोबारी सत्र दूर हैं ट्रंप साहब के इनॉग्रेशन से। 15 ट्रेडिंग सेशंस दूर है उस ऑल इंपॉर्टेंट यूनियन बजट से। बहुत इंपॉर्टेंट बड़े बड़े इवेंट्स खड़े। अच्छा, एक अच्छी खबर दे देता हूं, बस इतनी खराब खबरें हरमाद ने सुना दी। नवंबर का IIP पिछले महीने अक्टूबर में था 3.7%। बाजार मान रहा था बढ़ेगा, आवाज भी एक्सपेक्ट कर रहा था 4.1% पे आएगा, एक्चुअली आया 5.2% पे।
एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर 6 महीने के हाईस पर आईआईपी का नंबर। उठाइए माइनिंग, उठाइए मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सब में जबरदस्त पिकअप है। पर बहुत डेटेड आंकड़ा और कोई तवज्जो देता नहीं है बेचारे आईआईपी को, लेकिन है अच्छी खबर, मैंने कहा बता दिया जाए। वीरू के पास चला जाए अब। पेन के बीच में जो मूड बिगड़ा हुआ है, ऊपर से वीकेंड का हैंडओवर, सब गड़बड़ाता हुआ। ऐसे में वीरू क्या अप्रोच रखा जाए? हमारे वो टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हुए सारे के सारे। 350 के जोन जो अपने थे बेस के, वहां पे भी आके खड़े हो गए अपन लोग फ्राइडे को। अब क्या रणनीति होगी? पेन और आ सकता है क्या, या अब लग रहा है एक्सेसेस हैं, शायद गिरावट के साथ खुले तो हो सकता है थोड़ा सा रिस्पाइट प्ले आउट हो? आंकड़े क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष, पहले तो आपको भी इस वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अभी जो आपने आशीष आईआईपी के स्टैट्स बताया ना, अच्छे। मुझे वीकेंड पे जितने भी लोगों का फ़ोन आया जिनके माल फंसे हुए हैं, सब यही कह रहे थे कि आईआईपी के स्टैट्स तो अच्छे हैं, पुल बैक आना चाहिए। यही कहानी सुना रहे थे वो भी मेरे को। बट फ्रेंकली स्पीकिंग आशीष, शुक्रवार के प्राइस बिहेवियर के बाद, देखिए जब भी हम एनालिसिस करते हैं, डेली चार्ट्स पर एनालिसिस करते हैं, आप 20, 10, 50, 100 देखते हैं, आप 200 देखते हैं, आप जाते हैं फिर वीकली को देखते हैं। बट अब इस ओपनिंग के साथ न बैंक निफ्टी पे न निफ्टी पे कोई ऐसा लेवल बचा है जिसको मैं डेली चार्ट्स पे टेक्निकली डिफाइन कर सकता हूँ। और वीकली पे जो अगला एवरेज आता है वो इतनी दूर है कि मैं अभी यहाँ पे उसकी बात नहीं करना चाहूँगा। सो अब जो भी थोड़ा बहुत रेफरेंस लेना है वो पुटराइटर से लेना है, और इट्स ओनली गेस वर्क ऑन द डाउन साइड। बाजार कहाँ रुकेगा, ये सेलिंग कब थमेगी, पुल बैक में बाजार कब आएगा, हाँ इसकी एक डिफाइंड ट्रैजेक्टरी होगी कि किस जोन के ऊपर पुल बैक आ सकता है, किस जोन के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अदरवाइज न डेली पर न वीकली पे कोई लेवल बचा है टेक्निकली डिफाइन करने के लिए। आते हैं स्टैट्स पे आशीष। एफआईएस की घनघोर सेलिंग अभी भी कायम है। 2254 करोड़ रुपए का माल बेचा उन्होंने, और 3962 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। एफआईएस ने इंडेक्स फर्दर बेचा। अब आपका क्लोज आया है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी पे, बट स्टिल आप 1000 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेच के गए और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। दैट मीन्स आपके नेट शॉर्ट जो हैं आशीष, वो 3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा 2,77,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और आपने नॉट अ सिंगल डे कुछ कवर किया। और स्टॉक फ्यूचर्स में 3867 करोड़ रुपए की बाइंग है। खुश होने की जरूरत नहीं है, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड है। जब कैश की सेलिंग होती है, इंडेक्स शॉर्ट होता है, तो स्टॉक फ्यूचर्स को आप शॉर्ट लॉन्ग करके हेज करते हैं। अगर आप इस वक्त देखें, अब स्क्रीन पे निफ्टी पे लेवल क्या है, एक तो आपका नवंबर का लो करीब करीब 23,251, और उसके नीचे 23,000 की पुट, क्योंकि अब 23,500 की मंथली पुट भी जा चुकी है। आपका 50 वेमा माफ की जगह 23,461 पे जा चुका है। सो RS1 लेके आइएगा। जैसे कि मैंने शुक्रवार को भी बोला है कि जब तक RS1 ना कटे, सेल करना है, सेल एंड राइज करना है। ड्यूरिंग द डे हम कोलैप्स हुए, ऊपर आए, फिर कोलैप्स हुए। तो RS1 की ट्रेजेक्ट्री अब शुक्रवार के कोलैप्स के बाद ये बन गए हैं कॉलाइटर्स के जोन, एंड स्पेशली 567, 632। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आज कल परसों में 632 को हम पार करते हैं, तो अब पुल बैक टुवर्ड्स 200 डेमा, जिसको हम लास्ट वीक छोड़ के आए थे, वहां तक पॉसिबल होगा। बट बिलो RS1 इट्स अ सेल एंड राइज। आपके पास शॉर्ट है, रखिए, चेक कहां करना है उसको देखिएगा। बाजार खुलने के बाद पहला बेस आता है वही नवंबर का स्विंग लो। याद रखिएगा, इट्स ओनली नवंबर स्विंग लो, कोई एवरेज नहीं है यहाँ पर, ना यहाँ पे कोई पुट राइटर है। तो 23,237, 156, उसके नीचे आशीष 23,010 और 22,937 की ट्रेजेक्ट्री खुली हुई है। पुल बैक तभी आएगा जब आप किसी भी एक सिंगल डे एटलीस्ट पहले कॉलाइटर के जोन को तो ट्रैप करें, और वो है आज के लिए 23,500, 600। निफ्टी बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, सब में बड़ी तहजीब से शॉर्टिंग हुई है। कोई कवरिंग के निशान नहीं है। कॉलाइटर्स भी नीचे आ गए हैं जब आप स्टैट्स को बारीकी से देखें आशीष। यहाँ पर 50 वेमा करीब करीब 49,850,000 के जोन पे जा चुका है, वो वायलेट हो चुका है। 100 वेमा बहुत दूर है, उसकी बात यहाँ पे टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ज़रा एक बार आप लेके आइए पहले रेजिस्टेंस के जोन। देखिए बैंक निफ्टी में आज भी, चाहे वो गैप डाउन हो या फिर ड्यूरिंग द डे पुल बैक आए, जब तक RS1 49,231, 574 इसके नीचे है, सेल एंड राइज की काम करेगा। हाँ,
574 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आए ड्यूरिंग द डे, अ शॉर्ट कवरिंग कैन टेक इट टू 49954 और 50-165। अब ये क्या है आप पूछेंगे, ये है शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज जो प्राइस को चेज कर रहा है अभी। तो अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 5165 जहां 10 निमा प्लेस्ड है वहां तक आ सकता है, एक रिलीफ रैली। बट RS1 के नीचे सेल, प्लीज बेस लेके आइएगा जब गैप डाउन हो या फिर ड्यूरिंग द डे अगर आप सेल करें। आशीष, ये ट्रेजेक्ट्रीज हैं, बेस 1 बेस 2। हाँ, 48,010 की पुट बिकी हुई थी, अगर ये कोलैप्स हुआ तो 47,560 खुल जाएगा। फिर कहूँगा आशीष, न डेली चार्ट्स पे न वीकली चार्ट्स पे मेरे पास कोई टेक्निकल लेवल है जिसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ। आशीष, क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। शुरुआत करते हैं डीमार्ट के साथ। यहाँ पे नतीजे तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर है। शुरुआत करते हैं नतीजों के साथ, जहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो करीबन 5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे भी करीब करीब 18% का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट एबिटा भी 9% ऊपर है, लेकिन मार्जिन में थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले साल ये थे 8.3% पे, लेकिन इस बार ये घट के हो गए हैं 7.6%। एट द सेम टाइम अगर Q3 में हम स्टोर एडिशन की बात करें तो कंपनी ने नए 10 स्टोर भी खोले हैं। लेकिन जो कंपनी के MD और CEO है नोवेल ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह अंशुल असावा को नए MD और CEO के तौर पे अपॉइंट किया गया है, जो कि 15 मार्च से पूरा का पूरा कार्यभार यहाँ पे संभालते हुए नजर आएंगे। जस्ट डायल को रखना होगा अपने रडार पे, बिकॉज यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है उसमें 42.7% का एक हमें अपसाइड देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 8.5% का इजाफा आया है। एबिटा 44% बढ़ता हुआ नजर आया है और मार्जिन भी अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आए हैं, यानी कि 30% पे इस बार रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में करीबन 23% पे रिपोर्ट किए गए थे। इसके अलावा PCBL ने भी अपने कंपनी के नतीजे जाहिर कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे नतीजे अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात करी जाए तो ये 93 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 148 करोड़ का था। रेवेन्यू की बात करी जाए तो ये भी घटता हुआ नजर आया है, 1656। एबिटा में भी दबाव है और इनफैक्ट जो मार्जिन्स है वो भी करीबन 17% से घट के हो गए हैं 16%। इसके साथ ही साथ एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, विस्तार में हम 8 बजे चर्चा कर लेंगे कि जो इंश्योरेंस का डेटा है वो नजर सामने आ गया है, जहां पे HDFC और LIC जो है वो लगाट बनते हुए नजर आए हैं, लेकिन जो ओवरऑल डेटा है वो ठीक ठाक है। रखिए इन स्टॉक्स को, इन स्पेसिस को रडार पे। डायरेक्टर साहब, प्रयागराज के लाइव विजुअल्स नहीं आ रहे क्या, शाही स्नान वगैरह के? अगर आ रहे हो तो ब्रेक लेते लेते दिखाते चलिए यार, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है। ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंडे 13 जनवरी, CNBC आवाज का 20th बर्थडे। लोहरी है और आज से महाकुंभ, दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग कह लीजिए, आज से शुरू होगी 26 फरवरी तक। आज रिजल्ट्स में HCL टेक आना है, एंजल वन आना है, आनंद राठी वेल्थ और डेल्टा कॉप। बाकी और भी हैं, मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो मेंशन कर दिए। आनंद राठी वेल्थ के तो रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस इशू कंसिडर करने पर भी बोर्ड विचार कर रहा होगा। शाम 4 बजे अपना CPI इन्फ्लेशन का प्रिंट दिसंबर महीने का। मैंने अपफ्रंट कहा था जापान के बाजार निकेई आज बंद है, रिस्पेक्ट फॉर द एजेड डे। चाइना का ट्रेड बैलेंस यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स, नए लोन्स के डिसबर्समेंट्स का अपडेट आ रहा होगा और यूएस की कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस रिलीज होगी शाम को। पीएम मोदी आज जम्मू एंड कश्मीर के दौरे पे। जेड मॉर टनल, सोनमर्ग टनल जिसे कहा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट
श्रीनगर लेह हाईवे के लिए और मोदी जी वहाँ पे ट्रैवल करके जा रहे हैं और आज वो टनल को इनॉग्रेट करेंगे। खैर, कमोडिटी स्ट्रैटेजी तब और आपकी सेकंड प्लेट पता नहीं अपफ्रंट दिखाई थी डायरेक्टर साहब ने, आपको समझ में आएगा कैसे यील्ड्स, कैसे डॉलर इंडेक्स, कैसे क्रूड सब उछला हुआ है। तो ऐसे में कमाई कैसे होगी? HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी है। अनुज कह रहे हैं कच्चा तेल इसका वायदा खरीदा जा सकता है 65.48 के स्टॉप के साथ। कॉपर के फ्यूचर्स भी खरीदे जा सकते हैं, लेकिन 816 का वहां पे एसएल लगाइएगा। तो कच्चा तेल, कॉपर, ये हैं प्रेफर्ड पिक्स आज के। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के कमजोर संकेत। पिछले हफ्ते के पेन के ऊपर पेन और कंटिन्यू करेगा इस तरह के संकेत। 3/4% गिफ्ट निफ्टी इस समय दबाव में। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार। CNBC आवाज़ को आगामी 13 जनवरी 2025 के दिन 20 साल पूरे हो जाएंगे। आवाज़ ने इस देश के निवेशकों के लिए, दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी सेवा की है। बहुत बहुत शुभकामना और ऐसे ही आपकी वर्षगांठ आती रहे और आप नए मुकाम तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत शुभकामना।